क्या हाल है आपके। आशा करता हूँ ठीक हो गए आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जीएस वर्ल्ड विद कुलदीप में। मैं कुलदीप शुरू करता हूँ आज की वीडियो। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 51। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, अवतल दर्पण। 52 क्वेश्चन। दंत चिकित्सक का दर्पण। दंत चिकित्सक हमारे कौन सा दर्पण यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। दंत चिकित्सक भी हमारा अवतल दर्पण लगा होता है जो दंत चिकित्सक यूज करते हैं। और अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण जो हम उपयोग करते हैं वो सोलर कुकर में करते हैं, परावर्तक दूरबीनों में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, मोटर के हेडलाइट में, और हजामती दर्पण जो नाई यूज़ करते हैं, और रोगियों के कान, नाक, गला एवं दांत आदि की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अवतल दर्पण का उपयोग इसी जो इतने ही पैराग्राफ से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। इसका उपयोग पूछा जाता है अवतल दर्पण उत्तर दर्पण दोनों का। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 53। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, या डी बेलनाकार दर्पण लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तल दर्पण लगा होता है हमारे मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में होता है और सोडियम परावर्तक लैंप में भी उपयोग होता है हमारा उत्तल दर्पण। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण लगा होता है, बी गोलीय दर्पण लगा होता है, सी गोलीय अवतल दर्पण लगा होता है, डी पैराबोलिक अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 54 का डी, पैराबोलिक अवतल दर्पण लगा होता है। 75 देख लेते हैं हम। 55। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग ए तली की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सी टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा प्रतीत होता है, डी नीचे की ओर वक्र दिखाई पड़ता है। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और ये ऐसा किस लिए होता है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के और भी कई उदाहरण है, जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, तारे हमारे टिमटिमाते दिखाई दे पड़ते हैं, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये भी हमारे अपवर्तन के ही एग्जाम्पल है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखना ये भी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 56। क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी वर्ण परिप्रेक्षण, डी दृष्टि का बना रहता है। तो 56 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा ए नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन को जैसे इंग्लिश हिंदी में नहीं पता हो किसी को तो इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों। 57। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती, बी में कोई परिवर्तन नहीं होता, सी बढ़ जाती, डी लगभग आधी हो जाती। तो 57 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर, कम हो जाती, यदि अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता। 58 देख लेते हैं। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा इलिप्टिकल प्रतीत होते हैं। इसका कारण है ऑप्टिकल इल्यूजन, व्यतिकरण, अपवर्तन, इनकी आकृति में वास्तविक परिवर्तन। 58 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर, अपवर्तन होता है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं अपना 59 क्वेश्चन। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण है, प्रकीर्णन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है इसका आंसर। परिक्षेपण क्या होता है हमारा, डिस्पर्सन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा होता है, ये दोनों ही चीज़ हमारे
जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर देख लेते हैं। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य की ओर दिखाई पड़ता है, बी सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, सूर्य की स्थिति पर आधारित न होकर किसी भी दिशा में दिखाई पड़ता है, डी सूर्य ना भी हो तब भी दिखाई पड़ता है। तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी नंबर, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। 61 हमारा क्वेश्चन, कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर ये वर्णों में बिखर जाता है क्योंकि प्रिज्म का कांच प्रकाश को रंगीन बना देता है, भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है, सी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है, डी प्रकाश के विवर्तन के कारणों से होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। 62 नंबर, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? ए बैंगनी नीला लाल, बी हरा नारंगी लाल, सी लाल हरा जामुनी, डी नीला हरा पीला। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 62 का? इसका आंसर है हमारा डी। 63 देख लेते हैं। प्राथमिक वर्ण इंद्रधनुष के वर्ण हैं, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्ण हैं, वे हैं जो वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध वर्ण होते हैं। तो 63 का हमारा क्या आंसर है? सी नंबर, जो वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। और हमारे जो प्राथमिक वर्ण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं लाल नीला हरा, और सेकेंडरी जो होते हैं उसमें होते हैं पीला मैजेंटा और सियान, 3 कलर इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, 64 देख लेते हैं हम। 3 प्राथमिक वर्ण अभी मैंने जैसे बता दिया, इसका आंसर ए नंबर। 65 कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के सदृश है? ये हमारा है 65 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, फिल्म है। जैसे ही हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार कैमरे की फुल फिल्म पर भी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमारा रेटिना फिल्म के सदृश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 66 जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता। इसका कारण है नेत्र का शीघ्र ही स्थिति अनुरूप समंजित नहीं कर पाना, क्षण भर के लिए दृष्टिपटल का असंवेदनशील हो जाना, परितारक द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाना, लेंस पर दृष्टिपटल के अंतराल को समंजित होने में देरी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी नंबर, 67 का सी, रोमांक पेशियों के द्वारा होता है। हम देख लेते हैं अपना 68 क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि नेत्र लेंस कमज़ोर हो जाते हैं, नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र के लेंसों की आवर्धन क्षमता में कमी आ जाती है। तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी, नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। 69 आकाश की नीलिमा का कारण उसका वास्तविक नीला वर्ण ही है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीला वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है, सभी वर्णों के व्यतिकरण से उत्पन्न नीला वर्ण है, श्वेत प्रकाश में नीला घटक अधिक प्रबल होता है। तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है। 70 बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री दिन के समय तारे नहीं देख पाता है, तारों को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, दिन के समय सूर्य की विपरीत दिशा में तारों को देख पाता है, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, तारों को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डी हो जाएगा। इसका आंसर है हमारा डी, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। ठीक है दोस्तों। और 71 अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष श्वेत प्रतीत होता है, श्याम प्रतीत होता है, गहरा नीला प्रतीत होता है, सिंदूरी प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्याम प्रतीत होता है, मतलब काला प्रतीत होता है। 72 सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि दिन के अंत में सूर्य अतितप्त होता है, संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है, डी सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 72 का? इसका आंसर है हमारा डी। ठीक है दोस्तों।
73 देख लेते हैं। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा पतली फिल्म द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण होता है, बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, प्रकाश के वर्ण परिक्षेपण के कारण होता है, साबुन के घोल की वर्ण विशेषताओं के कारण होता है। तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। और ये जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनको हम अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परावर्तित हो जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये व्यतिकरण की डेफिनेशन है। हम देख लेते हैं अब 74। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों की अभिलेखन की तकनीक ऑडियोग्राफी आलेखन कहलाती है, लेक्सिकोग्राफी कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है, फोटोग्राफी कहलाती है। इसका आंसर है हमारा सी नंबर, होलोग्राफी कहलाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में पदार्थ का ट्रांसपोर्ट होता है, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होता है, द्रव्यमान का ट्रांसपोर्ट होता है, किसी का भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके दोस्तों, ये थे और हमारी 25 क्वेश्चन थे हमारे, जो सीरीज चल रही है हमारी 25 क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।